हरिओम ओमानंद मैम ओम शांति मैम ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक निहितार्थ या उनके सिद्धांत का शिक्षा में किस प्रकार से औचित्य है, जिसके आधार को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर शैक्षणिक गतिविधियाँ या अधिगमकर्ता के अधिगम की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए तो अधिगम आसानी से व्यक्तित्व के निर्माण हेतु किया जा सकता है। अगर हम बात करें इस अधिगम के शैक्षिक निहितार्थ के संदर्भ में, यानी इनके सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ के संदर्भ में, तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम बालक के विशेष क्षमताओं को विशेष रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम लोग इसका शैक्षिक निहितार्थ का अध्ययन करते हैं। जीन पियाजे का जो अध्ययन रहा, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत का जो उनका अध्ययन रहा, बिल्कुल एकदम से साइंटिफिक रहा, प्रामाणिक रहा, व्यवहारिक रहा, उपयोगी भी है। साथ साथ वह बालकों के विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक क्षमताओं के स्वरूप का बताता भी है। उस स्वरूप को बताने के कारण से यह सिद्धांत इतना अधिक महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, कि उसके आधार पर हम उसके अंदर विशेष क्षमताओं का, विशेष योग्यताओं का, विशेष गतिविधियों को, विशेष जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो इन्होंने जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का जो शैक्षिक सिद्धांत था, उसमें 4 अवस्थाएं बताई गई थी। संवेदी की अवस्था, जिसमें वह संवेदनाओं के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से सीखता है, जो 0 से 2 वर्ष चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक के जो है मानसिक पटल पर संकेतात्मक गतिविधियों का निर्माण होता है। मूर्त संक्रियात्मक यानी इसमें जो है अस्थायी रूप से जो है जिसको हम माप कर सकते हैं, जिसको निश्चित आधार पर अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, उसके आधार पर फिर उसके मस्तिष्क का विकास होता है, जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता तो नहीं लेकिन उस पर भी विचार चलते हैं, उसके आधार पर आदमी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जो 11 वर्ष या 12 वर्ष से बाद लगभग 16 वर्ष तक मस्तिष्क का, या 18 वर्ष तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है, उस अवस्था तक ये चलता है। अगर हम बात करें तो उनका जो चारों अवस्था ही एक प्रकार से शैक्षिक विकास का या शैक्षिक निहितार्थ का स्वरूप तय कर देती है। पहला देखते हैं अधिगम की व्यवस्था। अधिगम की व्यवस्था का यहाँ तात्पर्य है कि बालक का जिस अवस्था में जैसे संकेतों का विकास हो रहा है, जिस अवस्था में वह जो है किसी ठोस चीज़ों के आधार पर गणितीय क्रियाएं सीखता है या फिर वह व्यवहारिक क्रियाएं सीखता है, किसी चीज़ के पीछे जब तर्क की अवस्था आती है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क की जो क्षमताएं होती हैं, तो यानी विभिन्न आयु समूहों में ये विभिन्न प्रकार का ये क्या है, ये आयु समूह है। विभिन्न आयु समूहों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण अगर किया जाए तो बालक की उन क्षमताओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें याद का, स्मृति का क्षमता मतलब याद करने की क्षमता, सांकेतिक क्षमता एक प्रकार की स्मृति की क्षमता है। तो इस प्रकार से अगर पाठ्यक्रम का निर्माण कर दिया जाए तो बालक की स्मृति की क्षमता को, तर्क की क्षमता को, उसके कोई स्मरण की क्षमता को, व्यवहार की क्षमता को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं और आसानी से अधिगम करा सकते हैं। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में जीन पियाजे का जो सिद्धांत है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बनाने में बहुत अधिक योगदान देता है। उसी के हिसाब से विभिन्न आयु समूहों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया का यहाँ तात्पर्य है कि जो मस्तिष्क है किस ढंग से कार्य करता है। पहले संवेदनाओं से आता है, संवेदनाएं फिर संकेतों में बदलती हैं, फिर वो संकेत भाषा का रूप पकड़ता है, फिर वह व्यवहारिक रूप पकड़ता है वही संकेत, जिसमें वो कुछ चीज़ों को सजीव मानता है, सभी चीज़ों को एक अवस्था में सजीव मानता है, फिर वह संबंधों को समझता है, फिर वर्ग को समझता है, फिर उसके बाद जो है वो अंतर को समझता है, समूह को समझता है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो मानसिक जो प्रक्रिया है, उस मानसिक प्रक्रिया में जब वह सांकेतिक गतिविधियां आती हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जब बात आती है, तो वह जो स्मृतियां या उसके ध्यान में जो चीज़ आती है वह जो है एक प्रकार का संकेत है। तो जब सांकेतिक अवस्था उसके मस्तिष्क में जैसे ही इन्वॉल्व होती है, उसी समय संस्कार अच्छा देना चाहिए, ताकि अच्छे शब्द, अच्छे ढंग से बोलने का ढंग हो, अच्छी बातों को वह सीखे, अच्छे व्यवहारों को सीखे। कहने का मतलब है जो मानसिक प्रक्रिया है उसमें
उस समय अगर ध्यान दिया जाता है जब सांकेतिक अवस्था में होता है लगभग यानी 2 से 7 वर्ष की आयु में, तो वह व्यवहार, बोली, भाषा, सभ्यता इत्यादि का सही ढंग से विकास हो जाता है। यानी मानसिक प्रक्रिया को ध्यान युक्त उसको सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इसका यह भी हम लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं या इसका लाभ प्राप्त होता है। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण का तात्पर्य है कि अध्यापक जो भी कुछ पढ़ाए इन अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे मानता हूँ कि वो 4 वर्ष या 5 वर्ष के बाद वह कक्षा में प्रवेश करता है, तो जो 4 या 5 वर्ष की कक्षा में वो जब वो प्रवेश करता है तो उसके उस मानसिक अवस्था, मानसिक गुणों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि या उदाहरण या प्रश्न या उन विषय को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यानी बाल केंद्रित शिक्षण का निर्माण करने में, बाल केंद्रित शिक्षण की गतिविधियों को अपनाने में, व्यवहारों को अपनाने में जो है काफ़ी मदद मिलती है। यह भी इस सिद्धांत से हमें सीखने को मिलता है या इसका शैक्षिक निहितार्थ है। अगला है अवधारणात्मक विकास। अवधारणात्मक विकास का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, किसी के प्रति वो कैसी सोच रखता है। तो जब ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से अस्थायी रूप लेने लगती है या उसका एक अपना दृष्टिकोण अमूर्त यानी किसी चीज़ के पीछे का क्या आधार है, ये सब स्वरूप तय होने लगता है। तो यानी बालक जब लगभग में 7 वर्ष से अधिक होने लगे उसकी आयु, तो उसको उसके प्रति सही सोच को विकसित करना चाहिए। किसी की चीज़ को सिद्धांत से युक्त, वास्तविकता से युक्त उसको जानकारी देना चाहिए ताकि उसकी अवधारणा यानी उसकी सोच, उसका विचार उस वस्तु के प्रति, उस व्यवहार के प्रति स्पष्ट हो सके, ताकि उस पर वो और आगे बढ़े तो उसको बढ़ने में आसानी हो। ऐसे ढंग का अवधारणात्मक विकास करने में यह सिद्धांत हमको मदद करता है, बताता है कि कब अवधारणाओं को आप विकसित करें। जैसे हम ये कहें कि विदेशों के प्रति हमारी जो सोच होगी वही हमारी अवधारणा है, और उसको ऐसे फाउंडेशन या मूलभूत सिद्धांतों पर उसके अवधारणा को खड़ा करने का आधार मिल जाता है इस सिद्धांत के माध्यम से, ताकि उस पर वो आगे बढ़ता ही चला जाए, उत्तम से उत्तम सोच व्यवहार को सीखता ही चला जाए। यह भी यह सिद्धांत हमको सिखाता है। आगे है 5वां स्वगति अधिगम को दिशा या विशिष्टता। स्वगति, इसमें जो है बालक की जो मानसिक प्रक्रिया है, जिस पर मानसिक प्रक्रिया जो चारों अवस्थाओं से गुजरते हुए विकास करती है, उन मानसिक प्रक्रियाओं में बालक की विशिष्टता के आधार पर कुछ सामान्य विशेषता होती है, कुछ विशेष विशेषता, यानी विशेष मानसिक विशिष्टता के आधार पर भी हम उसके व्यक्तित्व का निर्माण या हम एक विशेष रूप में उसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। यह भी यह सिद्धांत सिखाता है। तर्क क्षमता का विकास, जैसे हमने बताया वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त जो लास्ट की दोनों अवस्थाएं हैं उसमें चिंतन शक्ति का बहुत तेज विकास होता है। तर्क शक्ति, धारणात्मक विचार, एक नियमबद्ध, एक चेन की नुमा जो है क्रमबद्ध ढंग से स्टेप बाय स्टेप चिंतन की शक्ति और धारणा उसके अंदर सोच बनती है। उस अवस्था में यदि हम तर्कयुक्त बातों को, लॉजिक वाली बातों को, गणितीय बातों को अगर हम सिखाएं या उसको समझाने का प्रयास करें तो वह तेज़ी से बढ़ जाता है। तो आगे के वर्षों में वो तो आराम से बढ़ा लेगा। तो कहने का मतलब है तर्कयुक्त क्षमताओं का, चिंतनयुक्त क्षमताओं का उसके अंदर विकास करना सरल हो जाता है, ताकि वह अन्य सामाजिक व्यवहारिक विषय के अंतर्गत समस्याओं का समाधान करते हुए वह क्रमशः किसी भी चीज़ को व्यवहारिक स्तर पर समझ सके, उसका उपयोग कर सके, उसका लाभ उठा सके। इस प्रकार से तर्कयुक्त क्षमताओं के विकास के लिए भी यह सिद्धांत महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है या देता है। आगे है संकेतात्मक स्वरूप का निर्माण। हालांकि यह है संकेतात्मक जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित। तो अगर हम किसी चीज़ का, शब्द का संकेत हो, संस्कारों का संकेत है, व्यवहारों का संकेत हो, जिस समय वह बालक कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी बस उसके प्रति एक मानसिक खाका तैयार होता है, उसमें हम जितनी ही अच्छी चीज़ें भर देंगे उतना ही वो अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उतना ही वो आगे जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमको संस्कार संबंधी, व्यवहार संबंधी, व्यक्तित्व के निर्माण संबंधी, भावनाओं संबंधी, व्यवहारों संबंधी कोमल भावनाओं को संस्कार के माध्यम से भरने के लिए जो है 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसमें जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। यह भी यह सिद्धांत इसके औचित्य के या शैक्षिक निहितार्थ को बताता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चारों अवस्थाओं के माध्यम से स्वतः भी आप थोड़ा सा मेहनत करें तो समझ सकते हैं। मैंने तो अपने तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।